आज हमारे साथ जो स्पेशल मेहमान हैं वो हमारे बहुत ही पुराने मित्रों में से एक हैं। अगर उनका इंट्रोडक्शन हम अपने अंदाज में दें तो वो एक ऐसे मित्र हैं जो फिजिकली देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहते हैं, लेकिन इमोशनली वो अभी भी इसी शहर के बाशिंदा हैं। जो प्रोफेशनली इस देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस बेनेटन कोलमैन के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क रेडियो मिर्ची के ऑल इंडिया क्रिएटिव हेड हैं, लेकिन इमोशनली वो एक थिएटर पर्सनालिटी है। वो प्लेस लिखते हैं, वो पोएट्रीज लिखते हैं और वो थिएटर में एक्ट करते हैं। तो एक कलाकार एक इमोशनल व्यक्ति होता है, और एक इमोशनल व्यक्ति ऑल इंडिया क्रिएटिव हेड है एक लीडिंग रेडियो चैनल का। और उन्होंने आज हमको समय दिया कि हमारे साथ माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डिस्कस करें। उसके लिए हम उनके आभारी हैं। मोस्ट वेलकम विपुल सर। नमस्ते नमस्ते रजत भाई, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। बहुत दिनों बाद आपको देखने का, सुनने का, बात करने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एब्सोल्यूट प्लेजर, बताइए। तो सर, ये डिस्कस हम लोग करने के लिए ये सीरीज बना रहे हैं कि इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि वी आर इवॉल्विंग इनटू ए बेटर सोशल सोसाइटी। हम लोगों ने देखा कि अगर हम पॉजिटिव साइड देखें इसकी, तो वी हैव सीन वी द होल सोसाइटी इज इवॉल्विंग इन ए वेरी मोर रिस्पॉन्सिबल मैनर। तो जिस जिस जगह आप बैठे हैं, आप नेशनल हेड हैं, तो आपको पूरे हिंदुस्तान का मूड, जो भी आपका तरीका है फीडबैक का, उससे जरूर मिलता होगा। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इस पे? एब्सोल्युटली, इट्स अ ट्रू फैक्ट दैट द एंटायर सोसाइटी इज इवॉल्विंग। और हम आज इस दौर में एक दूसरे की मदद किए बिना कहीं नहीं जा सकते। लोगों को कहीं ना कहीं अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड है दूं कि रेडियो पर हम इस तरह की चीज़ें पहले करते रहे हैं, और हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए हैं जहाँ पर मैं जब अहमदाबाद में था तो हमने एक एक्टिविटी शुरू की थी, गुरुवार गुर्जरी। हर गुरुवार को हम एक किसी व्यक्ति को ऑनर करते थे जिसको समस्या होती थी, और सिटी से बोलते थे आप इसकी मदद कीजिए, शहर से बोलते थे कि आप इसकी मदद करिए, एंड द रिस्पॉन्स वाज फैबुलस। सो मैं कुछ एग्जांपल दूं। जैसे एक लड़का था जो पढ़ना चाहता था, उसके पास कंप्यूटर नहीं था, डेस्कटॉप नहीं था, तो हमने उसे ऑनर किया और अहमदाबाद से बोला कि आपके पास अगर पुराना उपयोग में ना आने वाला एक कंप्यूटर सिस्टम है तो आप मदद करें। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 घंटे के अंदर हमें 30 से 35 कंप्यूटर सिस्टम्स मिले, जिससे उस लड़के के अलावा भी हम बाकी लोगों की मदद कर पाए। उसी तरह एक एक ऑटो ड्राइवर था जो बहुत अच्छा गाता था, उसको हमने ऑनर किया, और वो गुरुवार गुर्जरी में आकर उसने गाना गाया। और गाना गाते ही सिटी के सबसे बड़े म्यूजिक स्कूल के हेड ने कॉल किया कि अब इसको, इसकी सारी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी हमारी, और फ्री ऑफ कॉस्ट हम इसको ट्रेनिंग दी। तो इस तरह से जो हम ब्रिज का काम कर रहे थे, आज के दौर में सोशल मीडिया वो काम कर रहा है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। आरजे ध्वनित अहमदाबाद में हमारे साथ काम करते हैं, और वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय आरजे हैं, और इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। तो वो एक छोटे स्तर की बात होगी। अभी तो पूरे देश में आप देखिए, ट्विटर के थ्रू या फिर एक दूसरे को जानने के थ्रू जिस तरह से माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट बना है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव है। हालांकि पॉजिटिव आज के दौर में कोई बहुत ही पॉजिटिव शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी ये जिस ओर हम चले जा रहे हैं, मुझे शायद लगता है कि लोगों को अब समझ में आ रहा है। छोटे शहरों में पहले भी होता था, लोग एक दूसरे के बारे में समझते हैं, बात करते हैं। जैसे आप बनारस की किसी गली में घुस जाइए और लगेगा, लोग सामने वाले को लगेगा गलत रास्ता है ना, तो वो जबरदस्ती आपकी मदद करेगा। अच्छा कहाँ जाएगा, इधर बंद है, हम बता देते हैं। वो जबरदस्ती बताने वाली बात है, मदद करने वाली भावना है, वो तो इंसान में है ही। ये बात अलग है कि पिछले कुछ समय से यांत्रिक कहिए या फिर इमोशनल समस्याएं कहिए, या फिर जिस तरह से पूरा ये सोसाइटी बदल रही थी, उसमें हम इससे कहीं भटक रहे थे और वापस आए। तो आप इसको इमोशनली वापस आना मानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस समय हर इंसान को ये डर लग रहा है, मेरी मदद कौन करेगा। सच्चाई ये है कि कोई भी किसी की मदद करने की स्थिति में नहीं है। आज हम किसी के पास जाकर उसका हाथ नहीं पकड़ सकते, लेकिन अपनी अपनी सुविधा अनुसार, अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, हाँ, वी कैन डेफिनेटली हेल्प पीपल।
एंड वी कैन गाइड देम एटलीस्ट कि ये रास्ते पर चलोगे तो शायद फायदा होगा। दुर्भाग्य है कि इसके लिए एक महामारी को आना पड़ा इस बड़ी बात को समझाने के लिए, ये पहले ही हमें समझ लेना चाहिए था। लेकिन आज की डेट में जैसे हम लोग बोलते हैं तू है हीरो, तो आज की डेट में हमें किसी हीरो की, हमें किसी उसकी जरूरत नहीं है। हर इंसान हीरो है, हर वो इंसान हीरो है जो दूसरे की मदद करने की भावना रखता है। मदद करना मुश्किल है, मैंने भी इस पूरे दौर में झेला कि मैं मदद करना चाह कर भी मदद नहीं कर पाया कुछ लोगों की, क्योंकि परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। लेकिन फिर भी आई पर्सनली बिलीव दैट इट्स अ गुड साइन। तो सर जैसे अगर हम एक लेमैन की तरह अगर ऐसा सोचें कि आपकी जॉब प्रोफाइल में आपकी जिम्मेदारी शायद ये होती होगी एज ए क्रिएटिव नेशनल हेड कि आप आवाम की इमोशन को समझें और उससे रिलेवेंट कंटेंट अपने सारे चैनल्स में चलवाएं, ताकि आपका चैनल जैसे नंबर 1 है उस कंपटीशन की होड़ में नंबर 1 बना रहे। तो अगर हम आपसे ये पूछे कि जैसे कुछ उदाहरण देते हैं कि 2014 में जब मेरे पिताजी बीमार पड़े तो मेरे सारे दोस्त 24 घंटा मेरे साथ मेहनत करते थे अस्पताल में और बाकी लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट में। अभी इस हालात में मेरे एक दोस्त के पिता अस्पताल में एडमिट हुए, हम लोग मजबूर थे कि हम 24 घंटा ड्यूटी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हम ये डर रहे थे कि मेरे घर में भी तो माँ है, अगर हम वो इन्फेक्शन लेके अपने घर आए तो मेरी माँ की सुरक्षा का क्या होगा। जब मेरे एक दोस्त के पिता की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, हम उस दोस्त को गले लगा के रो भी नहीं पाए इस डर के मारे कि वो तो पीपीई किट पहन के अंतिम संस्कार कर रहा है, इस प्रक्रिया में अगर गले लगाने की प्रक्रिया में अगर हम संक्रमित हो गए तो मेरी माँ का क्या होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद ये होता है कि एक जूम लिंक आता है और उसमें लिखा होता है कि भाई उनकी याद में एक प्रेयर मीटिंग है, आप सब लोग ऑनलाइन आइए। और पूरे दुनिया के रिश्तेदार ऑनलाइन आके और उस प्रेयर मीटिंग को सहर्ष स्वीकार करने लगे हैं। और मेरा दोस्त बहुत इमोशनल होके बोलता है कि हमने हाथ जोड़ करके भगवान से अपने माफी मांगी कि जब ये पूरा हालात सुधर जाएगा तो हम अपने रीति रिवाज से पूरे संस्कार अच्छे से करेंगे। तो ये सारी चीजों को हम स्वीकार करते करते 1 साल से ज्यादा बिता चुके हैं। मेरे जहन में डर ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा कि इट नहीं इज ओके कि हम दोस्त को गले नहीं लगा पाए तो क्या हुआ, हम तुम्हारे अर्थिंग को कंधा नहीं दे पाए तो कहीं हम संवेदनहीन तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता ये संवेदना का मामला है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी ऐसी समस्या से गुजरा हूँ। मेरे बहुत खास दोस्त के यहाँ ऐसा कुछ हुआ और मैं जा नहीं पाया। कुछ दिनों तक गिल्ट की फीलिंग भी हुई कि अरे ये मैं खतरा खतरा मोल लेना नहीं चाहा, मैं डर गया। लेकिन ये परिस्थिति है और हम भारतीय ना बड़े ही फ्लेक्सिबल होते हैं। आप 1 साल की बात कर रहे हैं, बीच में जब थोड़ा कोविड कम हुआ था तो हम लोगों ने ये सारी चीजें छोड़ दी थी ना। हम जाना शुरू कर चुके थे, हम लोगों से मिलने, मतलब ऐसा कोई समस्या नहीं लगी। मैं होली के अवसर पर बनारस आया, मुझे लगा कोई समस्या नहीं है। हालांकि वही नुकसानदेह हुआ, जो हम रिलैक्स हो गए उसके कारण ही ये कोविड वापस इतनी तेजी से आया। लेकिन हम अभी भी वेट कर रहे हैं कि ये खत्म हो और इससे तेजी से जुड़ा जाए। मैं खुद बहुत सारे दोस्तों के साथ जुड़ा रहा जिनके साथ समस्या थी, उनसे बात नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग शाम का एक समय तय करते हैं, कम से कम फोन पर या वीडियो कॉल पे हम बात करते हैं, हम एक दूसरे की समस्या जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ मदद कर पाना इस समय इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी नीयत होना ज्यादा इम्पोर्टेंट। अगर मैं मानसिक रूप से भी उसके साथ हूँ वहां पर ना, तो मेरा मानना है कि मैंने अपना काम किया है। कुछ गलत फहमियां होंगी, लोगों को खराब भी लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में चलने वाला है। जैसे ही स्थिति सुधरेगी, और सुधरनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, तो हम फिर से वापस, हम भारतीय बड़े ही सोशल लोग हैं और दोस्तों के बिना हमारा चलता नहीं है जिंदगी। ये आप दोस्तों की बात करें, मैं तो घर में मैंने देखा है, मेरी एक कलीग है, उनकी वो पॉजिटिव हुई और मैंने उसको कॉल किया कि क्या हाल चाल है। उसने कहा मैं सब ठीक हूँ, मेरी मासी की डेथ हुई है और मदर मेरी बाहर हो रही, मैं उसको गले नहीं लगा सकती। सो आप वहां सोचिए कि कितनी बड़ी समस्या है। घर में है लेकिन वो अपनी माँ को गले नहीं लगा सकती, उसकी सिस्टर की डेथ हुई। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस बीमारी के मूल में ये है कि ये लोगों को मिलना नहीं है। नहीं तो मिलने के लिए तो लोग तैयार बैठे हैं, और वो दुख तो रहेगा, वो दिल भारी रहेगा, और वो मैं चाहता हूँ रहे, वो गिल्ट की फीलिंग रहे, जिससे कि जब ये ठीक हो जाना तो याद रहे कि ऐसा नहीं करना है फिर से कभी। तो ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलने वाला, लेकिन आज के दौर में जरूरी है। मैं मानता हूँ कि किसी को भी बिना किसी शंका के, बिना किसी शक के, किसी भी शादी में
जाने से पहले 2000 बार सोचना चाहिए। किसी भी की मदद में फिजिकली जाने से पहले 2000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि कोई अंदाजा नहीं है किसी को कि उस बीमारी कहाँ से कहाँ फैले। अच्छा सर, जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि हम लोगों ने देखा कि किसी भी, हम वर्ल्ड वॉर को भी एक, अगर एक मानवता के खिलाफ एक इंसिडेंट माने अगर, या किसी भी इस तरीके की चीज को, जैसे मान लीजिए आज मेरे आर्किटेक्ट दोस्त से बात हो रही थी, तो हमने उसको पूछा कि तुम्हें लगता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद आर्किटेक्चर की दुनिया बदली थी? तो वो बताया कि बहुत सारी, उसने एग्जाम्पल दिए कि टाउन प्लानिंग का तरीका और घर का तरीका बदला था। और जैसे जापान की फिर बात होने लगी कि जब वहां एटम बम गिरा था, उसके बाद से वहां का आर्किटेक्चर बदलने लगा। तो उसी तरह आप एक थिएटर पर्सनालिटी हैं और आप नेशनल क्रिएटिव हेड हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस तजुर्बे के बाद, जैसे हमें एक बार मौका मिला था बनारस में, एक ग्रुप है उनका, वो सम्मेलन का जो ग्रुप है, जी जी। उनके कुछ प्लेस देखने का। तो पहली बार हमने वो जो बंटवारे में जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जो तजुर्बा था। असगर वजाहत का बहुत अच्छा नाटक है। हाँ। जिन तो और नहीं देखा वो जन्मे ही नहीं। हाँ, तो वो मतलब रोंगटे खड़े करने वाला तजुर्बे वाला वो थिएटर था। तो क्या वैसा कुछ थिएटर में, स्टोरी टेलिंग में, या आपके रेडियो के कंटेंट में इसकी छाप, इसकी असर, इसकी परछाई आने वाली है क्या? आपको क्या दिखता है एज ए विजनरी? बिल्कुल आएगी। देखिए, अनप्रेसिडेंटेड टाइम है। मैंने, आपने और हमारी एक पीढ़ी पहले ने या दो पीढ़ी पहले ने भी ऐसा कुछ देखा नहीं। और मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ रहा है जो अभी 16-17 साल से अंदर हैं, जिनका अभी शुरू हुआ है जीवन, और उन्होंने शुरू में ही ऐसी त्रासदी झेल ली है, उनके उनके दिमाग पर बहुत गहरी छाप छोड़े गई। जैसे कि एक आज़ादी की लड़ाई की हम बात करें तो हमारी पहले वाली पीढ़ी हमेशा उसको याद करती थी कि आज़ादी की लड़ाई हुई, क्योंकि एक लड़ाई ही लड़ रहे हैं हम, एक वायरस के खिलाफ लड़ाई। और ये दिमाग पर आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में हमेशा साथ रहने वाली। तो जब भी हम कोई आर्ट फॉर्म में इसको अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे ना, तो डेफिनेटली उसका उसकी उसकी छाप, उसका साया पड़ने वाला है, नॉर्मल नहीं होने वाला। और अभी अभी ये खत्म भी नहीं हुआ है, अभी 2-3 साल तक इस कहीं ना कहीं हमारे साथ रहेगा ही, ऐसा वैज्ञानिक बोल रहे हैं। छोटे रूप में रहेगा, लेकिन ये जो 3-4 साल का समय है किसी इंसान की जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। और जब 4 साल आप किसी चीज के साथ जी लेते हैं, जैसे मैं अगर 4 साल मुंबई में रह गया, तो मुंबई हमेशा मेरे साथ रहेगा। भले ही मैं मेरे दिल में बनारस बसा हुआ है, लेकिन मैं मुंबई का एक अंश लेकर चलूंगा, और कहीं ना कहीं अपनी आर्ट में, अपने अपने एक्सप्रेशंस में मैं उसको सामने लाऊंगा। तो ये तो होने वाला है, ये समय हमारे साथ रहने वाला है। कहानियों में, किस्सों में, स्टोरी टेलिंग में, नाटकों में, फिल्मों में। और ये आगे किस तरह की चीजें हो सकती हैं वो भी इसका हिस्सा बने। बट ट्रिगर ये होने वाला है, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगता। तो मतलब ये जो एक एक मेरा जेन्युइन कंसर्न ये रहता है कि ये कारवां तो गुजर जाएगा, भगवान करे जल्दी गुजरे, लेकिन इसकी गुबार बहुत दिनों तक स्कार देके जाएगी। रहना ही है, रहना ही, क्योंकि जिस तरह से लोगों को खोया है हम लोगों ने, मतलब शब्द नहीं मिलते। जिस तरह से अपनी टाइमलाइन पर जाओ तो आपको सिर्फ ऐसे लोग जाते दिखाई देते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतना जल्दी कुछ होगा। प्लस जिस तरह से हम लोग घर में बंद हैं, हमने ऐसी जिंदगी देखी नहीं। मुझे मंच पर कभी ऐसा था नहीं, मैं 3 महीने से ज्यादा मंच पर ना उतरूं। आज मुझे मंच पर उतरने को भी बोला जाएगा तो मैं अगले शायद ठीक होने के 6 महीने बाद भी मैं घर में ही बैठूंगा। वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है हमारे पास, इसलिए हम कर पा रहे हैं। वो लोग भी हैं जो अभी भी निकल रहे हैं। तो वो सब पर प्रभाव पड़ रहा है। जब मुंबई में पहली बार लॉकडाउन हुआ तो मुझे याद है, हमारी कॉलोनी में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए कि सुबह से रात तक कोई उनको नहीं दिखा। जीवन लाइक ये कहाँ चले गए, इनको नगर पालिका वाले उठा ले गए क्या आदमी को? और वो पागलों की तरह दौड़ रहे थे, भौंक रहे थे, चिल्ला रहे थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था। सो उन पर भी असर पड़ने वाला है, और हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसके बीच में हैं। तो हम मतलब ये, अगर आप थोड़ा हाइपरबोला में बात करें और थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बात करें, जैसे अगर आप लोगों को बोला जाता होगा कि भाई अगले साल का ट्रेंड बताओ क्या होने वाला है, जैसे हम लोग फैशन के बिजनेस में हैं तो फैशन फोरकास्टिंग आती है, तो अगर हम आपसे बोले कि मूड फोरकास्टिंग करिए और कंटेंट फोरकास्टिंग करिए, तो हम लोग किस तरफ
मतलब किस तरीके की स्टोरी टेलिंग आने वाली है, या किस तरीके का एंटरटेनमेंट बदलेगा? तो देखिए, ओवरऑल सोसाइटी का मूड तो निश्चित रूप से फाइटर का मूड होगा। अभी लोग लड़ रहे हैं और वो फाइटर का मूड चलने वाला है। लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग तरीके के मूड मैपिंग हो सकती है। जो लोग, जिन लोगों ने खोया है, वो इस समय को भूलना चाहेंगे। जो लोग बच गए हैं वो बहुत भाग्यशाली मानेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर कंटेंट को हम देखें कि कंटेंट किस ओर जाएगा, तो एक तो जेनेरिक कंटेंट जो चल रहा है, एक बहुत सारा कंटेंट बन के पड़ा हुआ है, वो रुकने वाला नहीं है। उसका फ्लो तेजी से आएगा। जैसे ही सब बंद होगा, तमाम फिल्में 83 जैसी फिल्म बन के पड़ी हुई है क्रिकेट तो वर्ल्ड सर कप। वो तो हम लोग ये मानेंगे ना, डेड स्टॉक क्लियर हो रहा है। हाँ, वो डेट स्टॉक क्लियर होगा। और उसके वो बाद जो नेक्स्ट कंटेंट बनना शुरू होगा, उसमें निश्चित रूप से होप और जो आपका कोर टॉपिक है, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेल्थ और वेलनेस बहुत बड़ा होने वाला है। कंटेंट इस बारे में लोग बात कर रहे हैं। अलग अलग थेरेपीज यूज हो सकती हैं, लेकिन हेल्थ, वेलनेस एंड माइंडफुलनेस एक नया वर्ड आजकल है। माइंडफुलनेस और वेलनेस इंडस्ट्री बूम करने वाली है कंटेंट के फील्ड में। सिर्फ और सिर्फ चीजें नहीं बनेंगी, लोग इस बारे में बात करेंगे। नए नए हेल्थ गुरु आएंगे, योगा गुरु आएंगे, प्राणायाम गुरु आएंगे, और हर इंसान ये करेगा। तो बेहतर ये होगी कि हेल्थ की ओर हमारा ध्यान जाएगा, जो हम बिल्कुल ही ग्रांटेड लेते हैं। हम स्वास्थ्य को, बहुत कम लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, बाकी तो लोग चल रहा है, जिंदगी चल रही है। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग सोचेंगे हेल्थ के बारे में। थोड़ा डर तो रहने वाला है। डर अगले 10 सालों तक रहने वाला है। ये एक वायरस है, अगला वायरस क्या होगा नहीं पता, और इस वायरस की भी हिस्ट्री पता नहीं हमें। तो वो डर तो रहने वाला है, लेकिन डर के साथ ही साथ हिम्मत और आशा भी आती है। तो ये एक मिक्स्ड फॉर्मेट चलेगा, और डराने की कोशिश नहीं होगी। देखिए, अब हॉलीवुड की फिल्मों में बहुत डर, ये सब हो चुका है। हॉलीवुड वाले ये सब करा चुके हैं, हम्म। तो वो सब हो चुका है। अब इससे बचने के बाद अगला क्या है, इससे बचाव के तरीके क्या हैं, इससे इससे समाज किस तरह से एक दूसरे से जुड़कर जाएगा। हमने जो कमियां महसूस की हैं, जो लोग रोज बाहर निकल रहे हैं, उन्होंने जो कमियां महसूस की हैं, उसका प्रभाव तो पड़ने वाला है। आपको मालूम है, इतने लोगों की नौकरियां गई हैं, इतने बिजनेसेस ठप हुए हैं। तो वो इम्पैक्ट ठीक होते होते 2 से 3 साल लगना है, और वो कंटेंट उसके अराउंड भी जाने वाला है कि ठीक होगा, एक दिन ठीक होगा, हम फिर जीतेंगे। एक लड़ाई जीते थे, हम फिर जीतेंगे। मुझे लगता है ये फिर जीतेंगे वाला जो जज्बा है ना, वही कंटेंट को लेकर आगे है। तो विपुल भैया, अगर हम ऐसे माने कि जैसे जो आज का, जिनकी अभी आप बात कर रहे थे, जो 16 के इर्द गिर्द, 16 साल के इर्द गिर्द वाली जो जनरेशन अभी है, वो जब आपके तरफ देखता होगा, या आपके जैसे, आपके समकक्ष, आपके पीयर ग्रुप की तरफ देखता होगा, तो वो ये मान के चलता होगा कि आपके पास तजुर्बा है, आपके पास सफलता है, और आपके पास एक्सपीरियंस है। तो दे विल लुक अप टू यू फॉर गाइडेंस। और आपकी और मेरी जनरेशन जब उस एज में थी, वी नेवर हैड इंटरनेट। तो आपने जब पहली बार कभी पोएट्री लिखी थी, तो उसको दोस्तों को सुनाने के लिए आपको शायद स्कूल जाना पड़ा होगा, या इंतजार करना पड़ा होगा कि कल स्कूल जाएंगे, या कल घाट पे जाएंगे, या बाहर दोस्त मिलेगा। आज की जनरेशन के पास, भले ही वो घर पे है, लेकिन उसके पास एटलीस्ट ये आजादी है कि वो अगर क्रिएटिव एक्सप्रेशन करना चाहता है, तो उसके पास एक मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, सोशल मीडिया के टूल्स हैं, जिनके जरिए वो शेयर कर सकता है। तो एज ए गाइड, एज ए मेंटर, और आप, एक चीज और है इसमें, कि जो आपकी जनरेशन ने जब सीखा, तो आपने लिखा और किसी को दिखाया, उसने आपको सिखाया कि ये सही है, गलत है, इसको ऐसे सुधार सकते हो। तो एक अंकुश था, और एक ठहराव था कि आपने एक्सप्रेस किया, और तुरंत ऐसे अपलोड का बटन दबाने का ऑप्शन आपके पास नहीं था। तो हो सकता है रात में लिखा और सुबेरे मित्र को बनाते के समय 12 घंटा बीता, आपका थॉट चेंज हो गया, आपने खुद ही उसको चेंज कर दिया या इम्प्रोवाइज कर दिया। आज की जनरेशन के पास फट फट सब चीज है। तो वो, हमारा ये मानना है कि वो ज्यादा स्वच्छंद है, वो ज्यादा निरंकुश है, वो ज्यादा रफ्तार वाले हैं। तो ये इस जनरेशन के पास जो ये लीथल टूल है, और उनके पास क्रिएटिव आइडियाज भी हैं, तो उनको आप क्या बोलेंगे कि उनको एक जिम्मेदार क्रिएटिव पर्सन की तरह इवॉल्व होने का एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, या क्या उनके लिए, आप अगर आप उनसे बात करें इस समय?
तो मेरा मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत अलग मानना है। इस चीज़ को देखने के दो तरीके हैं। हम ये मान लें कि ये हम समाज जो है या ये यंगस्टर्स हैं वो नीचे की ओर जा रहे हैं और इनको कोई संभलने का रास्ता नहीं है। दूसरा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के बारे में सोचती है कि ये कुछ तो गलत कर रही है। तो विष्णु प्रभाकर का एक बड़ा अच्छा नाटक है युगे युगे क्रांति। उसमें 7 पीढ़ियों की शादियों की कहानियां हैं और हर पीढ़ी, हर बाप को लगता है उसका बेटा क्रांति कर रहा है। क्योंकि एक जो है वो जाति से बाहर शादी करता है, दूसरा विधवा विवाह करता है, तीसरा जो है वो विदेश की लड़की से शादी कर लेता है, चौथा लिव इन में रहने लगता है। तो हर बाप ने अपने समय के नियम तोड़े हैं, लेकिन उसको अपने लड़के को नियम तोड़ने से आपत्ति है। तो वो चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। मेरा मानना है बहुत ही जबरदस्त पीढ़ी है, रॉकिंग पीढ़ी है। इनके पास ना तो इसके पास जो सुविधाएं हैं वो हमें नहीं मिली, वो उसकी बात अलग है। लेकिन इनको, और जब बहुत ज्यादा चीजें मिल जाती हैं तो भटकना थोड़ा लाजमी है और वो भटकने देना चाहिए। आदमी अगर खुद के अनुभवों से सीखे ना, उससे बेहतर कुछ नहीं होता। हम, मुझे लगता है कि अगर हम हमें हमें अनुशासन में रखा गया था, हमें बताया गया था, लेकिन एक छूट भी थी और हम लोगों से सीखते थे, अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी गुरुजन से सीखते थे। यहाँ यहाँ आसमान पूरी तरह से खोल दिया गया। यहाँ आज 16 साल का 18 साल का लड़का इंटरनेट पर बैठकर पूरी दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट देख सकता है। हम लोगों के समय में तो बनारस में शायद अंग्रेजी बड़ी पिक्चरें लगती भी नहीं थी। मुझे नहीं याद है कि फॉरेस्ट गंप लगी भी थी कि नहीं हमारे यहाँ। बट ये बच्चा आज वो देख सकता है और वो उसको शेप कर रहा है। और उनका चैलेंज दूसरा, उनकी लड़ाई हमसे है ही नहीं और हमारी भी लड़ाई, उनकी लड़ाई एआई से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, डेटा ब्रीचिंग से है। और वहां पर जाके कंटेंट तो इतना हो गया है कि मतलब उसके लिए पूरा शब्द इस्तेमाल करें तो कम। मतलब आप मोबाइल खोलिए और कंटेंट बहने लगता है। ये आपको डिसाइड करना हमें क्या देखना है क्या नहीं। हमने भी शुरू में डिसाइड किया, हमारे पास भी भटकने के बहुत रास्ते थे, कुछ लोग भटके भी होंगे, लेकिन जिन्होंने सही सही कंटेंट चुना, सही लोग चुने, वो सही रास्ते पर हैं आज। उसी तरह ये पीढ़ी भी करेगी। उनके पास तमाम चीजें हैं लेकिन ये बहुत शार्प पीढ़ी है। ये किसी चीज को लेकर ज्यादा बैठे नहीं रहते। हम लोग थोड़े इमोशनल हुआ करते थे, ये किसी चीज को लेकर बैठे नहीं रहते, ये आगे बढ़ते हैं। इनको इनको रुकना पसंद नहीं है, इनको थकना पसंद नहीं है। नेगेटिव चीजें बहुत निकाली जा सकती हैं, हम लोग बैठ कर ट्रिप कर सकते हैं कि नहीं ये पीढ़ी कुछ भी कर रही है, गलत दिशा में जा रही है लैंग्वेज वाइज, या फिर उनके उनके उनका विजन जो है वो अलग है। बट ये तो सोसाइटी इसी तरह इवॉल्व होती है। वो नहीं होता तो आज भी हम 1900 में जी रहे होते। जैसे जैसे जब ट्रेन नहीं थी तो लोगों ने अपने शहर के बाहर देखा नहीं था। पैदल जो लोग यात्रा करते थे वो करते थे, ट्रेन से जाने लगे, फिर बाहर देश के लोग गए। तो वो चीजें तो बदलती ही रहती हैं और मैं इसको पॉजिटिव रूप में लेता हूँ कि बहुत अच्छा बदलाव है। और जो नया कंटेंट आएगा, जो नए लड़के लेकर आएंगे, वो बहुत ही शानदार होने वाला है। और उससे हमें सीखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल नहीं पाएंगे, लेकिन उनको देखते रहें। जहां उनको हाथ पकड़ने की जरूरत हो वहां वो हाथ पकड़ेंगे। मुझे मुझे कोई ऐतराज नहीं ये बोलने में कि उनका धर्म के प्रति दृष्टिकोण, उनका संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण भी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। बिल्कुल वो लकीर के फकीर नहीं होते, वो करके देखते हैं, फेल होते हैं और फिर सीखते हैं, और ये तो अच्छी बात है। सर जैसे इससे ना एक चीज भैया याद आ रही है कि थोड़े दिन पहले जावेद अख्तर साहब का किसी लिटरेचर फेस्टिवल में एक इंटरव्यू सुन रहे थे यूट्यूब पे। तो वो इवोल्यूशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंडियन सिनेमा पे बात कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि पहले जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा होता था और 1 रुपए 1.5 रुपए के टिकट होते थे, तो मास पब्लिक सिनेमा हॉल में जाती थी। तब हमारा हीरो अमोल पालेकर टाइप का लोकल बस में और लोकल ट्रेन में चलता था। जब मल्टीप्लेक्स आया और एक फैमिली को पिक्चर देखने के लिए 2000 खर्चा करना पड़ा, तो हमारा हीरो स्विट्जरलैंड जाने लगा और फरारी चलाने लगा। फिर उसके बाद अभी ओटीटी आ गया, तो फिर हमारा हीरो मिर्जापुर और गाजीपुर वाला हो गया, क्योंकि और वो मोबाइल में हमारा आ गया। अब हमको सिनेमा मल्टीप्लेक्स नहीं जाना है। तो अगर उसको आगे बढ़ाएं और हम ये बोलें कि जो अभी का क्रिएटिव डेवलपमेंट करने वाला व्यक्ति है, अगर वो मेरे शहर में रह रहा है और इस हालात में वो जी रहा है, अगर हम कहें कि दम घुट रहा है तो गलत नहीं होगा। कि अगर वो ये देख रहा है कि एक ऑक्सीजन के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, एक इंजेक्शन के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं,
और पिछले हफ्ते हमको किसी का फोन आया था कि यार ये इंजेक्शन दिलवा दो, हमने 100 फोन करके किसी तरह उसको वो इंजेक्शन दिलवाया था। और आज सुबेरे मेरी माँ चाय पीते समय कहती है कि वो उनका फोन आया था, याद है, हाँ वो कल रात में गुजर गए। तो जो जो क्रिएटिव माइंड इस समय कुछ लिख रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ बनाने का, तो उसके दिमाग पे इसकी, वो एक टाइम अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन था, फिर एक टाइम ये गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला ये आ गए लोग। तो अब इस समय जो एक नया अनुराग कश्यप बन रहा होगा कहीं किसी कोने में जिसको हम लोग नहीं जानते होंगे, वो अनुराग कश्यप की स्टोरी टेलिंग क्या होने वाली है, जो नया फोर्थ कमिंग, वी डोंट नो उसका नाम क्या होगा। देखिए, ये पूरे दौर को दो पार्ट में हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड। कोविड हाँ के ये सबसे। फिर कोविड के दौरान कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही। आज की डेट में मैं कुछ लिखना भी चाहता हूँ तो नहीं लिख सकता। और मेरा चैलेंज है कि कोई भी क्रिएटिव बंदा होगा, थोड़ा सा भी भावनात्मक होगा, तो वो शायद लिखने में उसका दिमाग स्थिर नहीं होगा। जिस तरह की चीजें हम देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, उस समय इस समय बस चुप रहने का मन करता है। मैं शायद कितने दिनों बाद इतना बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं बहुत चुप रहने लगा। सो प्री कोविड जो कंटेंट बन रहा था ना, तो ओटीटी जो आपने बोला बहुत ही अच्छा पॉइंट है। ओटीटी ने तो मतलब पूरी दुनिया को बदल दिया कंटेंट की। अब हम राधे जैसी फिल्म को 1 मिनट में फ्लॉप कर सकते हैं। तो पहले 200 करोड़, 250, 400 करोड़ सलमान खान की फिल्म कमाती थी। ओटीटी ने आपको राइट दिया है कि मुझे नहीं जाना देखने। ओटीटी का साथ फायदा है कि इतना डाइवर्सिफाइड कंटेंट है, इतना हर तरह का। मिर्जापुर ही सिर्फ नहीं है, मिर्जापुर डेफिनेटली उसका एक दर्शक वर्ग है, लोग देख रहे थे। तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था ओटीटी पे। हम लोगों ने भी बहुत सारा काम किया, बहुत सारे वेब सीरीज बनाए। तो इंडिया में थोड़ा भेड़ चाल होता है, जैसे एक क्राइम का बना तो अब सब क्राइम का बन रहा है, फिर पॉलिटिकल बनने लगेगा सब पॉलिटिकल बनने लगेगा। लेकिन इसमें फायदा ये होगा कि हर तरह का, अगर हम, हमारी फाइट किससे है, ओटीटी प्लेयर्स में जाकर हमारी फाइट हो जाती है इंटरनेशनल कॉन्टेंट से। जहाँ कोरिया में और यूएस में और ये स्पेन में जिस तरह के कंटेंट बन रहे हैं, उससे मुकाबला होता है सीधा आपका। क्योंकि देखने वाले के पास सब अवेलेबल है, सब कुछ मिलता है, और उसको एक बार कोरियन सीरीज देख लेगा तो उसको लगेगा यार ये तो अलग ही लेवल का इमोशन खेल रहा है, वो देखने लगेगा। लैंग्वेज अभी कोई बाहर नहीं रह गई है, हम बांग्ला भी देख रहे हैं, मराठी भी देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा समय बन रहा था, लोगों को काम मिल रहा था, लोग तरक्की कर रहे थे। सडनली फिर मैंने जैसा बोला, प्री कोविड कोविड आ गया। तो प्री कोविड तो बहुत अच्छा चला। कोविड के दौर में मेरा नहीं मानना कि इस समय कुछ क्रिएटिविटी हो रही है। कहीं अनुराग कश्यप होगा, वो भी किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर रहा होगा, तो उसके पास भी ऐसी स्थिति नहीं होगी वो बैठ कर कोई फिल्म लिखे। पोस्ट कोविड निश्चित रूप से इस कोविड को दौर का प्रभाव पड़ेगा, और क्रिएटिविटी में भी बहुत फोकस आएगा जब हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनके बारे में अभी बात नहीं होता। तो हमारे हीरो जो अभी तक मतलब डांसर्स होते थे, हमारे हीरो जो अलग अलग प्रोफेशन में होते थे, कॉलेज स्टूडेंट होते थे, शायद हमारा हीरो आगे जाके एक डॉक्टर होने लगे जो वायरस पे रिसर्च कर रहा है। हमारा हीरो शायद एक ऐसा एम्बुलेंस ड्राइवर होने लगे जो पिछले 2 साल से 1.5 साल से लगातार दौड़ रहा है सड़कों। तो वो कहानियां आएंगी, और निश्चित रूप से आएंगी, क्योंकि ये जो हुआ है ये मामूली चीज़ नहीं हुई है, और जो हो रही है हमारे साथ। तो ये दौर डिफाइन करेगा पोस्ट कोविड। कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि कैसा होने वाला है। प्री कोविड वाला कंटेंट तो चलता रहेगा, जैसा आपने भी अभी कहा कि वो जितना बना हुआ है वो तो लोग डंप करेगा ही करेगा। लेकिन पोस्ट कोविड कंटेंट किस रूप में मोड़ लेता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कितने समय तक लेता है, जो इतना मुझे इम्पैक्ट लग रहा है उतना है भी या नहीं, यूथ को क्या कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन मैं लकीली बहुत सारे यंग जनरेशन के बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, और मुझे मालूम है वो बहुत सेंसिटिव है, और इस पूरे दौर ने उनको उनके सोचने का नजरिया बदला, उनके जिंदगी का नजरिया बदला है। हमारे चैलेंजेस अलग हैं, हम अलग चीज़ों से लड़ रहे हैं, वो अलग चीज़ों से लड़ रहे हैं। वो अभी पेरेंट्स को लेकर बहुत सीरियस हो गए हैं अपने। जो बच्चे बिल्कुल भी कॉलेज से निकल के हमारे साथ जॉब कर रहे थे, जिन्हें कोई मतलब नहीं था, नाउ देयर फोकस इज दैट दे शुड सेव देयर पेरेंट्स फ्रॉम दिस पैंडेमिक। तो उनका पूरा फोकस है, वो खुद ऑफिस इसलिए नहीं आना चाहते कि मेरे घर में मेरे फादर है, उनको हो जाएगा। तो ये पहले ये बेफिक्री थी कि चलो ठीक है, फादर है, ठीक है, मैं तो रात में 12-1 बजे पार्टी करके आऊँगा। तो उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, और मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत फोकस्ड हो रहे हैं, उनके प्रायोरिटीज बदली। And definitely I have no clue what will happen post COVID, because we are still facing the issue, but hopefully
होपफुली बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कंटेंट की ओर हम बढ़ेंगे। विपुल सर, हमने आई हैव बीन विटनेस टू योर प्रोफेशनल इवोल्यूशन ऑल्सो। हमने आपको एक क्रिएटिव पर्सन से एक कॉर्पोरेट पर्सन इवॉल्व होते हुए देखा है। तो जब आप केवल एक क्रिएटिव पर्सन थे, तब आपको अलग तरीके का थॉट प्रोसेस लगाना रहता होगा, और जब आप एक कंट्री हेड बन जाते हैं तो आपका डोमेन थोड़ा ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव वाला हो जाता होगा। तो और स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट रेडियो इज ए मीडियम वेयर lot of sponsors come to build and develop and grow their brands. तो आपको क्या लगता है, मतलब आई एम वेरी श्योर, even I have taken your advice previously for some of my campaigns. So I am very sure your sales people or even you give advices to a lot of your advertisers about how can they go about collaborating and taking advantage out of radio as a medium and especially Radio Mirchi as a brand. Yeah, आप प्री तो am I clear sir? Yeah, absolutely. तो प्री और पोस्ट कोविड अगर हम ये मान के चले सर कि आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड दैट ब्रांड इज आल्सो ए पर्सन, ए ह्यूमन whom we can't see in flesh and blood. और आप या कोई भी क्रिएटिव पर्सन या कोई भी एक मीडिया पर्सनालिटी उसको नर्चर करने में कंपनीज की हेल्प करता है। और आप खुद में अगर आप रेडियो मिर्ची के कंट्री हेड हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो उसके ब्रांड इक्विटी को नर्चर करने की। तो आप क्या देखते हैं ब्रांड्स की मैसेजिंग प्री कोविड और पोस्ट कोविड कैसे इवॉल्व होगी और किस डायरेक्शन में जाएगी? तो सबसे पहले तो हम मिर्ची ब्रांड को ही समझें। मिर्ची, रेडियो मिर्ची अब हमने कहना बंद कर दिया, रेडियो लोगों में इसमें निकाल दिया है, बिकॉज डिजिटल बूम के साथ रेडियो तो हमारा कोर स्ट्रेंथ है ही, राइट। हम एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हम इवॉल्व होना चाहते थे, हम ट्रांसफॉर्म होना चाहते थे एक डिजिटल कंटेंट और सोल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी की तरह। तो हमने पहला स्टेप लिया, अभी हाल में ही एक हमने कैंपेन लॉन्च किया, हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है, और हमने हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है बोल के रेडियो ड्रॉप कर दिया लोगों में से। तो मिर्ची ब्रांड इवॉल्व हुआ, और अभी फिलहाल मैं ब्रांड सोल्यूशन को ही हेड कर रहा हूँ नेशनली, जो हम ब्रांड्स के लिए सोल्यूशंस बनाते हैं। तो मैं बहुत अपने आप को जुड़ा हुआ पाता हूँ इस सवाल से कि किस तरह से ब्रांड्स इवॉल्व हो रहे हैं, और मैं दिन रात कॉर्पोरेट से लेकर रिटेल ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, मेरी पूरी टीम काम कर रही है। तो प्री कोविड तो बहुत ही क्लियर फोकस था बिजनेस प्रॉफिट। ड्यूरिंग लास्ट 18 months most of the brands are talking about positive energy, they are talking about helping each other, they are talking about hope. All the brands have become sunshine brands. तो सनशाइन मतलब कि भरा गिलास देखना, खाली नहीं देखना। समस्याएं हैं जिंदगी में, लेकिन हम क्या रोल अपना सकते हैं, वो ब्रांड आपके लिए पॉजिटिव कैसे हो सकता है वो कर रहे हैं। सारे लोग की कैंपेन यही चल रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने बहुत सारे ब्रांड्स, अभी एक एडिबल ऑयल ब्रांड है, वो क्या बोलेगा इसमें इस कोविड के सिनेरियो में? उसको नहीं पता कि वो अगर देखा जाए तो कोई रीजन नहीं है उसके पास बोलने का, कैंपेन करने का। बट हमने देश के बहुत बड़े एडिबल ऑयल के साथ एक कैंपेन किया, बड़ा कैंपेन किया, और लोकल फॉर वोकल के अराउंड हमने ये कैंपेन बनाया, एक गाना बनाया और बताया कि किस तरह से देश में लोकल चीजें हो रही हैं। वो अपने ब्रांड, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसने बात ही नहीं की। सो अभी मार्केटिंग भी बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, जहां हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस ब्रांड की फिलॉसफी के बारे में बात कर रहे हैं, उस ब्रांड की जो कोर स्ट्रेंथ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी हम जो 3-4 कैंपेन बड़े डिस्कस कर रहे हैं उसमें या अमेजोन के साथ भी हम कैंपेन कर रहे हैं। अमेजोन ये अब नहीं बोल रहा है कि तुम आओ और मेरे यहाँ से दुकान से खरीदो सामान। अगर आप देखेंगे तो पिछले 1 साल में ये कम्युनिकेशन बहुत तेजी से बदला है। पहले बहुत क्लियर था, अपनी दुकान तुम आओ और खरीदो। अभी वो भी ये कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। अभी वो उनका भी कम्युनिकेशन है कि ऑक्सीजन की कमी को खत्म करे। पेटीएम जैसा बड़ा ब्रांड ऑक्सीजन पे काम कर रहा है, कोई जरूरत नहीं है उसको, राइट। लेकिन वो उसको मालूम है पूरा देश जहाँ पर है, कंज्यूमर जहाँ पर है, वहां अगर वो नहीं रहेगा, उसकी सोच के साथ नहीं चलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटकर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं।
CSR तो अगर आप देखें तो कॉर्पोरेट में एक फिक्स होता है कि भाई ये करना है। जैसे मिर्ची का CSR बहुत फिक्स था। हम AR रहमान की एकेडमी के साथ काम करते थे और म्यूजिक के फील्ड में जो गरीब बच्चे हैं, इसमें टैलेंट है, उनके साथ मदद करते थे। लेकिन अब हमारी भी सोच बदल रही है। हम भी अगर हर इंसान भी ब्रांड है, वो भी देख रहा है कि अगर मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा हूँ तो मैं चीजों से हट रहा हूँ। अगर आज की डेट में भी कोई आदमी है जो सिर्फ रोज और रोज शेर शायरी ही डाले जा रहा है, रोज सिर्फ और सिर्फ कहानियां ही सुनाए जा रहा है, तो वो इररेलेवेंट। हम और आप ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बातें हो रही हैं, सबके मन में ये सोच है कि क्या होने वाला है। अगर हम ये बातें ना करें और आज भी हम बात करें कि अच्छा क्रिकेट IPL कैसा हुआ, कौन जीत रहा है, तो हमें देखने वाले हमें नहीं देखेंगे। तो उसी तरह से ब्रांड्स भी बहुत क्लियर है, बड़े बड़े ब्रांड्स, नेटफ्लिक्स जैसा ब्रांड भी अभी अभी अपने कम्युनिकेशन को बदल रहा है और उनको मालूम है कि इस देश का जो कॉमन सेंसिबिलिटी है, कॉमन जो प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, then it will be difficult for them to sustain this in this market, because this market is evolving। अभी कंज्यूमर भी अभी इमोशनली चीज़ों को खरीदने लगा है। वो देखता है कि अच्छा, ये मैं जब परेशान था तो ये ब्रांड क्या कर रहा था। अगर आज की डेट में पेटीएम के थ्रू मुझे वैक्सीनेशन का स्लॉट मिल रहा है, और मिल रहा है, उन्होंने जो वैक्सीनेशन के लिए जो अपना एक सर्विस शुरू की है, आपको स्लॉट कहीं भी खाली होता है वो तुरंत आपको पिंग करता है और आप वहाँ बुक करा सकते हैं। तो दैट इज वाई पेटीएम इज माई फेवरेट ब्रांड नाउ। पहले मैं सारे ब्रांड्स यूज करता था, मुझे ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहिए, बट आई पर्सनली बिलीव दैट पेटीएम हेल्प मी अ लॉट एंड इट इज नॉट देयर जॉब। उनको क्या मिल रहा है ट्रैफिक के अलावा? ऐप पर ट्रैफिक आ रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, बट उनका ये सर्विस बहुत अच्छी है। तो मैंने 2-3 जो एग्जांपल दिए, ब्रांड्स इसी तरह से काम कर रहे हैं। रिटेल ब्रांड्स अभी उस लेवल पे नहीं आए हैं। रिटेल ब्रांड्स अभी भी उनके सामने चैलेंजेस दूसरे हैं, उनके मार्केटिंग बजट दूसरे होते हैं, उनको बहुत ही हाइपर लोकल कम्युनिकेशन रखना पड़ता है। बट जो भी रिटेल ब्रांड आज की डेट में अपने सिटी लेवल पर जाके लोगों की मदद कर रहा है, आप विश्वास मानिए वो लव मार्क बनेगा, वो सिर्फ ब्रांड नहीं रह जाएगा, वो लोगों के दिल में उतर जाएगा। अगर कोई भी ब्रांड आज की डेट में मदद कर रहा है, यूएस में उबर वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले सारे लोगों को फ्री राइड दे रहा है। इफ यू आर गोइंग फॉर द वैक्सीनेशन, उबर इज प्रोवाइडिंग यू फ्री राइड। अब वो ब्रांड क्या हो जाएगा किसी के लिए, आप सोचिए ना, राइट? तो सारे ब्रांड्स इस तरह से ही काम कर रहे हैं और इस तरह से ही इवॉल्व हो रहे हैं। होपफुली पोस्ट कोविड भी ये ब्रांड्स ये सोचते रहेंगे कि हमारी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बढ़कर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उनका मैसेज होगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका कम्युनिकेशन होगा। होपफुली, यू नेवर नो, जब चीज़ें सुधर जाएंगी तो लोग फिर से हार्डकोर मार्केटिंग पर आ जाएंगे। बट डिजिटल ने काफ़ी चीज़ें तो बदली है ना। डिजिटल ने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है आज की डेट में, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट को तो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। हम जितने कैंपेन करते हैं उसमें हम मैक्सिमम बड़ा से बड़ा पार्ट हम डिजिटल पे रखते हैं। तो आज की डेट में तो ब्रांड्स का यही सोचना है कि वो लोगों के साथ खड़ा दिखाई दे। जो ब्रांड इस समय लोगों के साथ खड़े हैं वो लंबी रेस के घोड़े हैं, उन आपको पता भी नहीं रहेगा उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और जो ब्रांड्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो हम फिर से साबुन बेचने लगेंगे। आई थिंक, आई बिलीव एंड आई होप कि उनको बिजनेस करने में आगे प्रॉब्लम हो। अच्छा सर, चूंकि ना ब्रांडिंग मेरा हमेशा से बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है और आपसे ज्यादा तजुर्बेकार व्यक्ति किसी को 1 to 1 हम जानते नहीं है जो इस सब्जेक्ट पे इतने सालों से इतनी अथॉरिटी रखा है, तो थोड़ी लालच बढ़ रही है और कुछ जानने और सीखने की। तो अब हम ब्रांडिंग सब्जेक्ट को ना 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि कॉर्पोरेट ब्रांड के साथ क्या होने वाला है, प्रोडक्ट ब्रांड के साथ क्या होने वाला है और पर्सनल ब्रांड के साथ क्या होने वाला है। ये इससे पूछ रहे हैं कि अभी आपके मुंबई में एक कोई एक्ट्रेस थी, उन मैडम ने क्या किया कि वो जो साइक्लोन से पेड़ गिरा, उस पेड़ के साथ वो बड़े स्टाइल में उन्होंने पोज करके और बारिश में अपनी फोटो लगाई। तो नॉर्मली जो ये जो एंटरटेनमेंट वाले सेलिब्रिटीज होते हैं उनके लिए ये अच्छा आई बॉल कैच करने वाला टेक्निक्स होते हैं अगर खूबसूरत फोटोज होती हैं। लेकिन शायद उन्होंने गलत ओकेजन, गलत समय चुना उस फोटो को क्लिक करने का और उसको पोस्ट करने का, तो उसका बैकलैश
उनकी तरफ आया। तो अब इन 3 कैटेगरी के लिए अगर आप कुछ एक एक करके कुछ टिप्स तो मैं बताएं। पहले तो एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही समय चुना, उन्होंने कोई गलत अच्छा। समय नहीं। ऑल पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। जिनको कोई नहीं जानता था उसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। हाँ। ब्रांड तो बन गया उनका। आजकल आजकल इस तरह की नेगेटिव ब्रांडिंग भी बहुत होती है, और लोग इंटेंशनली करते हैं, उस वेव पर राइड करते हैं, क्योंकि इसको बोला जाता है कि जो जो वेव चल रही है ना उसको राइड करो। पहले होता था कि हम्म। आसमान पे थूकोगे तो धूप तुम्हारे ऊपर गिरेगी, अब लोग छतरी लगा के आसमान पे थूकते हैं। तो बहुत स्मार्ट हो गई है जनता, उसको मालूम है कि यहाँ इस विषय पर मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे आई बॉल्स मिलेंगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग का तो गेम बिल्कुल ही बदल गया। टिकटॉक और सोशल मीडिया ने काफ़ी चीज़ें बदली हैं। लोगों को मालूम है गाली मिल रही है, कोई फाइट नहीं है। गाली भी मिल रही है तो आपको लोग आपके साथ एंगेज कर रहे हैं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा, और उसको मतलब हमने बहुत पहले जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हमने मडोना का एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि देयर इज नथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, आई कंसिडर एवरीथिंग एज एनर्जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली फॉर देम एडवर्ट एनी। हम लोग तो आज जानते हैं ना, नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी। आपके बारे में लोग बात कर रहे हैं, आपको पब्लिसिटी मिल रही है, अब वो आपका एपेटाइट है कि आप उसको कितना, आपको गाली कितनी सुन सकते हो। कुछ लोग आप जानते हैं सोशल मीडिया पर सिर्फ गाली सुनने के लिए आते हैं। कमाल आर खान हर फिल्म के रिव्यू में गाली सुनता है, लेकिन उसको उसके फॉलोअर्स कितने हैं? तो वो उसको वही ब्रांड बनाना है, वही ब्रांड बनाना है, ही फोकस कि मेरा ये ब्रांड है और मैं ऐसे ही वो पहले गाली। डिपेंड करता है कि वो डिपेंड करता है कि उसका ब्रांडिंग एस्पिरेशन क्या है। बिल्कुल। और पब्लिक का मुझे लगता है कि इतना इतना कम टाइम फ्रेम तक लोग फोकस रखते हैं, फोकस इतना कम हो गया है ना कि एक बार नाम आ गया ना 10 दिन बाद लोग भूल जाते हैं। और उस समय तक अगर ब्रांड बना हुआ है, अब आप बताइए सोशल मीडिया ने कितने स्टार्स बनाए। एक डांसिंग अंकल आए थे जो गोविंदा के डांस गानों पर डांस करते थे। एक प्रिया प्रकाश वारियर थी जिन्होंने की ऐसे आंख मारी थी और वो हिट हो गई। खूब एक महीना बात हुई। एक एक सिंगर आई थी जो लता जी के गाने गाती थी, एक महीना हर जगह थी, वो हर न्यूज में थी। आज वो कहाँ है किसी को नहीं पता। तो हमारा अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है, 42 सेकेंड्स से ज्यादा हम किसी एक जगह पर रुकते नहीं। तो आज के दौर में उसको लगता है कि मेरा शॉर्ट टर्म मेरा फेम हो जाए बस ठीक है, ब्रांड हो गया, कल की डेट में मैं उसको यूज करूंगी कहीं ना कहीं। बिग बॉस से कितने लोग आए हैं, एक सीरीज की है, आज तक उसी का पैसा खा रहा है। तो वो तो एक होगी पर्सनल ब्रांडिंग की बात। एस्पिरेशन क्या है उसका, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉर्पोरेट ब्रांडिंग जैसा कि मैंने बताया, कॉर्पोरेट बहुत क्लियर हो रहे हैं कि उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कॉर्पोरेट ब्रांडिंग में जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, जो ब्रांड मैनेजर्स हैं, वो ओल्ड स्कूल के लोग हैं, उनको भी अभी डिजिटल समझ में नहीं आया अच्छे से। वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं, वो चाहते हैं इन्फ्लुएंसर भी उनके बारे में जब बात करें ना तो बेच दे माल। आइडियली ऐसा होता नहीं है। इन्फ्लुएंसर्स का मतलब ये थोड़े कि मैं बोलूँ कि तुम ये खरीद लो। इन्फ्लुएंसर उसको सटल वे में अपने कंटेंट में वीव करेगा। लोगों को कंटेंट मार्केटिंग की समझ अभी आई नहीं है। जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो 20 साल से ब्रांड मैनेजर्स हैं, कॉल वही उनको ले रहे हैं। पुश उनको पुश कंसेप्ट मालूम है केवल। कॉन्सेप्ट मालूम है उनको, मालूम सटल इंटीग्रेशन जैसा कुछ मालूम है। और वो हमारी लड़ाई है, रोज की लड़ाई है, जहाँ हम ब्रांड्स को समझाते हैं नहीं ये मत कराओ सर, खराब लगेगा। बट ब्रांड्स आर वेरी क्लियर, नहीं नहीं मेरी गाड़ी में ही चलेगा और मेरी गाड़ी दिखनी चाहिए। आपकी गाड़ी के लिए कंटेंट कोई नहीं देख रहा है, गाड़ी में जो स्टार बैठा है उसके लिए कंटेंट देख रहा है। ठीक है, ट्रिबागो जब ट्रिपलिंग का इतना बड़ा सीरीज आया टीवीएफ के साथ, तो ट्रिपलिंग जो आई उसमें ट्रिबागो कार को इतना अच्छी से इंटीग्रेट किया गया, वो मेरे ख्याल से इंडिया का बेस्ट कंटेंट इंटीग्रेशन था। कि कंटेंट ही वही कि 3 भाई बहन है, वो गाड़ी लेकर घूमने निकल गए और वो गाड़ी हर जगह है फ्रेम में, स्मार्टली आती है। लेकिन अब अगर वहीं खड़े होकर बेचने लगे, वाह वाह क्या इसका क्लच है, कितना सुंदर गियर है, मजा आ रहा है, तो उस समय तक आपका व्यूअर चला जाएगा। अभी बहुत स्मार्ट लोग हैं, अभी पहले उनको मालूम है कि ऐड दिखा रहे हो यार मत दिखाओ, ऐड तो ऐसे ही देख रहे हैं ना। एड फ्री का कॉन्सेप्ट ही है, ओटीटी का कॉन्सेप्ट ही यहाँ से है कि ऐड नहीं देखना हमें। अब आप कंटेंट में भी इसी तरह के ऐड दिखाने लगोगे ना तो वो ओटीटी खराब हो जाएगा। नेटफ्लिक्स इज वेरी क्लियर, नो ब्रांड इंटीग्रेशन, एब्सोल्युटली नो ब्रांड इंटीग्रेशन। तो इसलिए वो सिर्फ कंटेंट करता है, उसको मालूम है सब्सक्रिप्शन पे चलना। इंडिया में इट इज डिफिकल्ट सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन मॉडल मुश्किल है इंडिया में, पैसे देकर उनको कंटेंट देखने की आदत नहीं है। बट फिर भी मेहनत कर रहे हैं वो लोग, नए 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 चीज़ें ला रहे हैं और होपफुली वो काम करेगा। तो कॉर्पोरेट ब्रांड्स तो इस तरह काम करेंगे। रिटेल ब्रांड्स के लिए अभी चैलेंजेस बहुत दूसरे हैं, मार्केट बंद है, वो उनके पास उतने
हालांकि वो डिजिटली वो भी बहुत एक्टिव हो गए। मैंने छोटे छोटे ब्रांड देखे हैं जो डिजिटली फैबुलस काम कर रहे हैं। बनारस के भी कुछ ब्रांड्स हैं जिनके मैं डिजिटल एड्स देखता हूँ तो मुझे मुझे मजा आ जाता है कि यार यहाँ पर भी ऐसे इतना अच्छे से सोच रहा है। तो जो यंग जनरेशन है ना, वो जो इसी के साथ पली बढ़ी है, राइट। हम लोग तो एक समय ऐसा भी देखा जब मोबाइल नहीं था, मोबाइल पहली बार हाथ में आया। आजकल के तो बच्चे 1 साल की उम्र में मोबाइल लेकर पैदा हुए, उनके लिए वो नई चीज नहीं है। तो वो जो इसके साथ पली बढ़ी है वो उसको अच्छी तरीके से समझती है। इसीलिए मैं अपनी टीम में जब किसी को हायर करता हूँ तो मैं बेसिकली यही सवाल पूछता हूँ कि बस सोशल मीडिया पे क्या फॉलो करते हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं। और वो उनके लिए बहुत आसान होता है आइडियाज निकालना। हम लोग अभी भी सीख रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ। मैं भी ट्रेडिशनल ओल्ड मीडियम से हूँ, बट मुझे ऐसे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है कि मैं बहुत तेजी से सीख रहा हूँ। कई जगह लोग नहीं सीख रहे हैं। तो ब्रांड्स के लिए तो अगला अगला समय बहुत चुनौती वाला है, क्योंकि ऐड किसी को नहीं देखना है। अब ऐड नहीं देखना है तो कंटेंट बनाओ। कंटेंट बनाने के लिए बहुत स्ट्रांग आपका वो झुकाव होना चाहिए, आपको समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए। राइटर्स कितने हैं इस देश में? पहले राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं थी फिल्मों में, फिल्मों में राइटिंग इंपॉर्टेंट नहीं। 100 करोड़ रुपए लोग लगा देते थे, राइटर का कोई वैल्यू ही नहीं था। आज की डेट में जैसे आप देखिए आयुष्मान खुराना के फिल्में, राइटर्स बड़े हो रहे हैं, राइटर्स बड़े हो रहे हैं, कंटेंट वहाँ। फिल्में हॉलीवुड में बोला जाता है फिल्में 2 टेबल पे बनती हैं, राइटिंग टेबल और एडिटिंग टेबल। बीच का काम बेकार होता है, बीच के काम को वो वैल्यू नहीं देते हॉलीवुड में। हमारे यहाँ उल्टा होता, राइटिंग टेबल ही नहीं होता। मैंने एक फिल्म लिखी जिसके बारे में नाम भी नहीं लेना चाहता, उसके स्टार ने उस फिल्म क्लाइमेक्स ही बदल दिया। बोला नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये होना चाहिए। तो मेरा उस दिन से अनिच्छा ही हो गई, मुझे लिखना ही नहीं। तो लेकिन अब मेरे पास काफ़ी काम है। जब मैं वेब सीरीज के लिए कंटेंट लिखने बैठता हूँ या फिर कुछ बनाने बैठता हूँ तो काफ़ी कुछ बनाने के लिए, क्योंकि लोग बात करते हैं थॉट पे, लोग कहानी भी बात करते हैं, लोग कंटेंट बात करते हैं। तो कंटेंट मार्केटिंग is the future, but we need to understand what is content and how we can integrate the brand smoother and flawlessly. That should be the focus. तो इस पूरे पैंडेमिक के सिनेरियो में जब हम ये सर्विस ओरिएंटेड और इमोशनल पिचिंग की तरफ जा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि चारों तरफ चैलेंजेस भरे हुए हैं इस समय, जैसे आपने कहा कि शायद अनुराग कश्यप भी किसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर रहा होगा, तो ऐसे हालात में लग्जरी ब्रांड क्या कर रहे हैं? मतलब ज्वेलरी है, रिजॉर्ट है, कुछ भी ऐसा लग्जरी, खूब लग्जरी रियल एस्टेट है। हर सेक्टर का अपना चैलेंज, तो सेक्टर वाइज ही काम हो रहा है। लग्जरी ब्रांड डेफिनेटली अभी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो उनके पास उतना एपेटाइट है कि वो होल्ड कर सकते हैं चीज़ों को। तो वो अभी होल्ड के सिचुएशन में है। वो जहाँ तक हो सकता है वो कोशिश कर। लग्जरी ब्रांड्स का भी बहुत क्लियर है। देखिए आज के दिन में ब्रांड सिर्फ ब्रांड्स नहीं रहे, ब्रांड्स भी इंसान हो गए। आपने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, 2 ब्रांड्स है, मैं फिर से ब्रांड्स का नाम ले रहा हूँ, एक है जोमैटो, एक है स्विगी। लोग लिटरली लड़ते हैं उनके उनके फैंस कि नहीं नहीं जोमैटो अच्छा, नहीं स्विगी अच्छा। ये पहले कभी नहीं होता था। आज की डेट में लोगों की ओपिनियंस हैं इनके बारे में, वो उसके साथ मोहब्बत से जुड़े हुए उस ब्रांड के साथ। अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो विराट कोहली एक ब्रांड है, रोहित शर्मा एक ब्रांड है, उसके दोनों फॉलोअर्स लड़ते हैं कि नहीं नहीं विराट इज बेटर, रोहित इज बेटर। तो ब्रांड जिस तरह से बना, लोग आज इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं ब्रांड के साथ। वो खरीदने, वो बात ही नहीं करना चाहते कि उबर और ओला में भी बहुत क्लियर होते हैं लोग कि मुझे उबर ही करना है, मुझे ओला ही करना है। मतलब वो दूसरा ऐप नहीं रखते। बहुत कम लोग हैं जो दोनों ऐप पर जाके कंपेयर करते हैं कि भाई किसमें कम पैसे आ रहे हैं। तो आज की डेट में वो जो इमोशनल कनेक्ट है ना ब्रांड्स के साथ, उसका बढ़ रहा है। और लग्जरी ब्रांड में पहले से था। लग्जरी ब्रांड में तो इमोशनल कनेक्ट मेरा आदमी इतने पैसे डालता ही नहीं। अगर मर्क के साथ जिसका इमोशनल कनेक्ट है उसके BMW कुछ नहीं। और जो BMW चलाता है वो मर्क के बारे में अच्छा बोलेगा ही नहीं कभी। तो वो इमोशनल कनेक्ट तो पहले लग्जरी ब्रांड के साथ आता है। लग्जरी ब्रांड्स के साथ ज्वेलर भी बहुत क्लियर होता है ना कि इस ज्वेलर से लेना है मुझे। ये तो अगर आप बात करें तो घरों में ही होता है, घरों में ही हो जाता है कि मेरे ज्वेलर तो यही है। तो वो एसोसिएशन अभी छोटे ब्रांड्स के साथ भी आने लगा, जिसके साथ हम कभी नहीं मिले। जिसके साथ अब कचौड़ी खानी तो हमें राम मंडर की खानी है। कुछ लोग ऐसे हैं उनको खिला दीजिए, कुछ करा दीजिए, नहीं नहीं। अब बनारस अपने आप में सब, मैं ब्रांडिंग में सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बनारस का देता हूँ।
इस शहर ने जैसे अपनी ब्रांडिंग की है, दुनिया में किसी ने ब्रांडिंग नहीं की। मैं बहस करता हूँ तो मैं 2 मिनट में सामने वाले खत्म है कि अच्छा तुम्हारे शहर में कितनी चीजें हैं फेमस, दो चार, तुम अब नाम बोलना शुरू करो। बनारसी पान, बनारसी साड़ी, बनारसी गली, बनारसी घाट, बनारसी गंगा, बनारसी गाली। गाली जैसी चीज का भी ब्रांड बना दिया आप लोगों ने, ये बनारसी गाली। तो मैं कानपुर के स्टूडेंट से ऐसे ही बात कर रहा था, उनको चिढ़ाने के लिए बोला कि भाई साहब तुम्हारे शहर में कुछ नहीं है कानपुर में। कानपुर की सबसे बड़ी जो मिठाई की दुकान है उसका नाम बनारसी है। तो अभी के बाद आप देखें ना, ये ब्रांडिंग इतनी स्ट्रांग है कि द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑन द अर्थ, ये brand है, हाँ। हर आदमी बोलता है। अगर आप इसके लिए बोले कि अच्छा भाई प्रूफ दो, हमारे बनारस में सबसे पुराना मंदिर तो 10वीं शताब्दी का है, कर्दमेश्वर, उसके पहले का कुछ मिलता ही नहीं है। हम्म। 10th सेंचुरी से पहले का कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन हमने ब्रांड बना दिया है कि भैया हम सबसे पुराने हैं। तो ये जबरदस्त ब्रांडिंग है। इस शहर को पढ़िए, आपको ब्रांडिंग समझ में आ जाएगी कि यार केओस में ये लोग बोल देते हैं कि दुनिया का सबसे शांत शहर है। देयर इज अ रिदम इन और द chaos here। हाँ, अटर केओस है। मेरे से भी लोग पूछते हैं कि अरे क्या मिलता है तुमको बनारस, हर समय बनारस बनारस करते हो। मैंने कहा बॉस बहुत गंदा है, ठीक है, बहुत भीड़ है घाटों पर। तुम जाओगे 10 लोग आएंगे, बोर्ड बोर्ड बोलेंगे, कोई कुछ चिढ़ाएगा, बट तुम एक बार गंगा की ओर मुंह कर लोगे तो फिर तुम होगे और गंगा होगी। तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे लिए नील हो जाता है। ये केओस में जो शांति है वो सिर्फ इस शहर में मिलती है। अब ये भी ब्रांडिंग है, हम्म। ये भी ब्रांडिंग है, लेकिन मिलती है लोगों को। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो इस शहर में मिलता है। तो वो इमोशनल कनेक्ट जैसे सिटी के साथ होता है, जैसे लग्जरी ब्रांड के साथ होता है, वैसे ही अब छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ होने लगा है। मतलब स्विगी और जोमेटो में क्या अंतर है, यहाँ खाने मंगा रहे हैं ना, बट आप उसको लेकर लड़ रहे हैं लोग सोशल मीडिया पे, पोल्स हो रहे हैं कि यार ये बढ़िया है, ये नहीं है। तो इस तरफ हम जा रहे हैं। अब हम छोटी छोटी चीजों पर हक जमाने लगे हैं, छोटी छोटी चीजों को अपने दिल में बिठाने लगे हम्म। तो सर, हम लोगों के अभी इतने इस पूरे संवाद को अगर हम एक निष्कर्ष की तरफ लेके जाएं और और अपने इस कंसेप्ट की तरफ, निष्कर्ष की तरफ लेके जाएं कि जो भी ब्रांड्स हैं सोशल मीडिया के परिप्रेक्ष्य में और पोस्ट कोविड के परिप्रेक्ष्य में, उनकी माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर आपको बोल के इस पूरे चीज को समराइज करना हो, कंक्लूड करना हो, तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए बिल्कुल, ये दो चीजें होती हैं, माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक निभाना और एक उसके बारे में लोगों को बताना। वो उसकी भी मार्केटिंग होती है कि मैं जो कर रहा हूँ उसके बारे में लोगों को बताऊं। कुछ लोग सिर्फ बताते हैं, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव से बता रहे थे ये केस सॉल्व, भले उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, या व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर ही फॉरवर्ड किए हो, बट लिटरली जिन्होंने काम किया वो आप पहचान सकते हैं, वो अलग है और ये अलग है। तो ये जो ये यंत्र है, इसके अंदर पूरी दुनिया है आज की डेट में, और इस यंत्र में के माध्यम से ही आपको लोगों तक पहुंचना होगा। आपकी माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी क्लियर। आज की डेट में माई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अपने आप को सेफ रखना है, मुझे अपने आप को पहले बचाना है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर मैंने लापरवाही की तो मैं अपने साथ 10 लोगों को इन्फेक्ट करूंगा। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ से ही शुरू होता है कि समझ में आना कि आज के समाज को जरूरत क्या है, कि हर इंडिविजुअल अपने आप को बचाए, जरूरत होने पर ही बाहर निकले, डबल मास्क यूज करें। तो वहां से ही शुरू हो जाता है। फिर दूसरे की मदद करो ना, पहले तो अपनी मदद करो। अगर आपने मास्क नहीं लगाया है, आपको लगता है कि अरे एक मास्क से हो जाएगा, कुछ नहीं होता, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन, आप भी 10 लोग की मदद कर भी लीजिए ना, आप कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं सोसाइटी, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं, उसी तरह ब्रांड्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रांड्स की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लियर है। आज की डेट में आप इम्पैक्ट क्या कर रहे हैं लोगों की लाइफ पर, वो बहुत बहुत जरूरी। लोगों को आपके प्रोडक्ट से मतलब नहीं है, लोगों को आपकी सर्विसेज से मतलब नहीं है, बिकॉज दे कांट अवेल इट नाउ, राइट नाउ दे कांट अवेल योर प्रोडक्ट एंड योर सर्विसेज। बट वो आगे अगर यूज करें और इसको आप आपके साथ चले, तो आपको उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा, दिखना पड़ेगा कि आप ब्रांड के साथ, आप लोगों के साथ खड़े। आप अगर एक किसी फंड में 10 लाख रुपए दे रहे हैं, उसका उसका वैल्यू नहीं है। आप अगर 5,000 लोगों तक कोई एक खाने का पैकेट पहुंचा रहे हैं तो उसका वैल्यू है, और लोग उसको उसको कहीं ना कहीं लोगों के दिल में जगह करेगा। लोग इमोशनल लोग होते हैं हम इंडियंस, और वो इमोशन से हमेशा से ब्रांडिंग इमोशन पे चलता रहा है, इमोशन से खेलता रहा है। भारत पाकिस्तान मैच पर कितने कितने ब्रांड बने और बिगड़ गए। तो वो ही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं नहीं मानता कि आज की डेट में एक जो बजट है उसको हमने एलोकेट कर दिया तो हमारा काम हो गया, उससे नहीं होगा।
होगा तभी जब लोगों के साथ खड़े दिखें और एक्चुअल में इम्पैक्ट लोगों की लाइफ पर डालें। कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अपने लेवल पे, जरूरी नहीं है आप जैसे कि मुझे जहाँ तक याद है मुंबई के एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है, जो बारटेंडर्स होते हैं जो बंद पड़े हुए हैं 6 महीने से, उनकी फैमिलीज के लिए फैमिली के लिए काम करना शुरू किया। अब वो हमेशा के लिए एक एसोसिएशन या फिर जो भी ब्रांड्स उसके साथ जुड़े, वो उनके जो जिन लोगों की मदद की और उसको कम्युनिकेट भी किया, लोगों को बताया भी कि हमने ये किया है। और उबर अपने ड्राइवर्स के लिए क्या कर रहा है वो बता रहा है लोगों को। उबर को हम आज यूज नहीं कर रहे हैं, बट हमें मालूम है कि इसने अपने ड्राइवर्स का ख्याल रखा है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में होता है कि नहीं नहीं ये ह्यूमन ब्रांड, और ह्यूमन ब्रांड अगर जिस दिन इंसान को लगने लगा कि ये सामने वाला ब्रांड ह्यूमन है, अगर वो एक प्रोडक्ट और सर्विस की जगह उसको इंसान की तरह समझने लगेगा, तो वो आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाएगा। तो उनको इसी तरह से काम करना चाहिए, उनको बहुत क्लियर होना चाहिए कि उनकी ब्रांडिंग उनके एक्शन से हो रही है इस समय, उनके एडवर्टीजमेंट से नहीं हो रही। तो उनके एक्शन बहुत क्लियर होने चाहिए, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं, क्या अभी भी वो गाना ही बजा रहे हैं, क्या रेडियो अभी भी सिर्फ गाना बजा रहा है, सिर्फ बॉलीवुड की बात कर रहा है, नहीं, मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो जो रेडियो चैनल इस समय लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, वो ब्रांड, उसका ब्रांड स्ट्रांग हो रहा है। जो अभी सिर्फ गाना बजा रहा है और बॉलीवुड की बात कर रहा है, उसका ब्रांड धीरे धीरे फेड हो रहा है। तो सर जैसे मेरे दोस्त ऑल अक्रॉस जो भी हम लोग के कम्युनिकेशन सुन रहे हैं, अगर हम एक आखिरी मैसेज आपका उनके लिए लें कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, चूंकि आप कम्युनिकेशन इंडस्ट्री का एक तजुर्बे के साथ हमसे बात कर रहे हैं, तो जो भी आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसको कम्युनिकेट करना कितना जरूरी है और संतुलन के साथ कैसे कम्युनिकेट करें? तो पहले तो उसकी जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए कि आज हमने कुछ किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई और कल मैं उसको सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। वो जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपके आसपास के लोगों को पता चलेगा, वो खुद इसके बारे में बात करेंगे, और समय पड़ने पर आपको धीरे धीरे वो चीज़ें बतानी है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। ज़रूरी भी नहीं है, आपका ब्रांडिंग सिर्फ पूरी सोसाइटी के लिए नहीं बन रहा है, आपकी ब्रांडिंग आपके साथ के 10 लोगों के लिए भी बन सकता है, और वही 10 लोग दुनिया के सबसे जो ओल्डेस्ट एडवर्टीजमेंट सिस्टम है वर्ड ऑफ माउथ, उसके थ्रू आपके ब्रांड को बड़ा करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि हम चीख चीख के बताएं कि हमने क्या किया है। मैंने शायद एक भी पोस्ट पिछले 1.5 महीने डाला ही नहीं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैंने लोगों की मदद भी की है, नहीं कर पाए हूँ, अफसोस है, ताकत ही नहीं, अच्छे से अच्छा मजबूत आदमी नहीं कर पा रहा था, हालात ये थे। तो लेकिन अपने मीडियम के थ्रू लगातार काम कर रहे थे। अपने जो दोस्त हैं उनको किस तरह की सहायता दी जा सकती थी, खाने की या जैसी भी, वो की जा रही थी, उनसे बात की जा रही थी। इस समय तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोग बात ही कर ले एक दूसरे से। आप दिन में 6 लोगों से बात ही कर ले कि भाई कैसे हो, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो लोग याद रखेंगे इस बात को कि आपने उनसे 1.5 महीना बात की जब कोई बात करने वाला नहीं, और ऑटोमेटिकली ये लोगों तक पहुंचेगा। ये पहले फोटो खींच के डालना तुरंत तो नहीं ही करना चाहिए, ये आपको नेगेटिव ब्रांडिंग को ले जाएगा, आज नहीं तो कल। दूसरे लोग बात करें वो बेहतर है। आपको लोगों को इस तरह मदद करनी है कि लोग उसको एक्नॉलेज करें और उसके बारे में बात करें। बहुत बहुत थैंक यू विपुल सर। आई एम वेरी श्योर कि मेरे दोस्त ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड से जो भी हमारे कम्युनिकेशन को सुन रहे होंगे, ये उनके लिए एक छोटा सा क्रैश एमबीए कोर्स के जैसा रहा होगा। आपके 30 साल। मैं तो अभी खुद स्टूडेंट हूँ और सीख रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो जो अभी चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ, जिस तरह से इवॉल्व हो रहा है पूरा मीडियम, जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो डेफिनेटली मेरे लिए भी लर्निंग है। और बहुत अच्छा लगा कि मैंने इन बातों पर सोचा आपसे बात करने के दौरान, जो आमतौर पर नहीं करते जाते लोग के साथ, उसके बारे में ठहर के सोचा, तो मुझे भी कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने। थैंक यू विपुल सर, थैंक्स अ लॉट। नमस्ते।